बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे इस स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश खैरनार जी है। अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि मुख्य मुद्दा अभी कोरोना का ही बना हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है। भारत की स्थिति कुछ अलग नहीं है। भले ही भारत में उतनी स्थिति में कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है जितना कि स्पेन में हुआ, जितना कि इटली में हुआ, जितना कि अमेरिका और चाइना में हुआ, लेकिन फिर भी ये संक्रमण भारत में जो हुआ है, तो भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था है उसको देखते हुए ये जो संख्या है ये भी हमें बड़ी लगने लगती है। क्योंकि जब लाखों की तादाद में मजदूर घर जाने के लिए निकलते हैं तो कोई भी सरकार उन्हें घर जाने के लिए मदद नहीं कर रही है। जब हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने के लॉकडाउन के तहत जो राशन, फूड सिक्योरिटी होती है कि हर राष्ट्र अपने नागरिकों को भूखा नहीं रखता है, लेकिन ये ऐसा राष्ट्र है यहाँ आह्वान किया जा रहा है लोगों को कि लोग ही अपने पड़ोसियों को खाना खिलाए, लोग ही गरीबों को खाना खिलाए, लेकिन सरकार की जो भूमिका है वो नहीं दिख रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जनता को बरगलाया जा रहा है। उनका जो अटेंशन है कोरोना से हटाकर, मेडिकल इक्विपमेंट से हटाकर, भूख से हटाकर, और जितने भी छोटे बड़े उद्योग हैं जो अब बंद होने के कगार पे है उनको उनके पैकेज से हटाकर कैसे आसमान से ख्वाब, फूलों के ख्वाब जो है वो गिराए जा रहे हैं और लोगों के अटेंशन को हटाया जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। ये स्थिति जो है जी देश में, हम गए 1.5-2 महीने से इस स्थिति को देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने इस स्थिति पर चर्चा की थी और ये पूरी दुनिया में संक्रमण है, ऐसा नहीं कि केवल भारत के अंदर है। जैसे कि प्रस्तावना में मैंने कहा कि ये जो संक्रमण है इसे हम देखते हैं, लेकिन इंडिया का जो सामाजिक ढांचा है, जो धार्मिक ढांचा है, जो राजनीतिक और आर्थिक ढांचा है, वो पूरी दुनिया से अलग है। और हम जब देखते हैं कि सरकार की भूमिका, जो यहाँ की सरकार की जो भूमिका है वो उतनी गंभीर नहीं है। प्रीतम जी, मैं सबसे पहले मजदूरों के सवाल से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि 1 मई विश्व मजदूर दिवस माना जाता है, जिसको आज 3 ही दिन हो रहे हैं। और 1 मई के बहाने मुझे भी कुछ बोलना लिखना पड़ता है, तो मैंने जो विश्व लेबर ऑर्गेनाइजेशन WLO के अधिकृत वेबसाइट से मैंने जो ताज़ा क्राइसिस 81% लेबरलेस हो गए हैं। बिल्कुल, ये वैश्विक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। 100 में 81% लोगों का काम चला गया है। इतना भयानक मतलब ये तथ्य है, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, यानी 100 साल के बाद में आज पूरे विश्व के सर पे मंडरा रहा है। भारत उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल। लेकिन विश्व के बाकी लोग, उनकी माली हालत, वो सब चीज़ें की बात ही अलग है। भारत 75 साल 2 साल के बाद में पूरा करेगा आज़ादी को, लेकिन भारत का पर कैपिटा इनकम, भारत का GDP, भारत की माली हालत, ये सब कुछ जग जाहिर है, उसमें कोई ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं। भारत का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है, क्योंकि विश्व स्तर में जो उनकी अपनी अलग आर्थिक स्थिति है उसके कारण वो शायद कल संभल भी जा सकते हैं, लेकिन भारत का जो मामला है ये बहुत संगीन लेवल का है। ये मज़दूरों की बात ले लीजिए आप। हम लोग गरीबों के, मज़दूरों के, दलितों के, आदिवासियों के सवाल उठाने वाले लोग हैं जी। हम लोग जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया था 22 मार्च को, उसी समय हमने कहा था कि सबसे पहले ये अटके हुए जो लोग हैं, अगर आपको लॉकडाउन करना है, क्योंकि हम कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए जो कोई तैयारी चल रही उसको कोऑपरेशन करने के पक्ष में, हम उसमें कुछ भी नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते, लेकिन वो प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए थी। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में पूरे विश्व को और भारत को भी, क्योंकि भारत भी WHO का सदस्य है, बिल्कुल, आगाह किया है कोरोना का मामला इसी ढंग का है। और सबसे संगीन बात, WHO ने लॉकडाउन कोरोना का उपाय नहीं हो सकता है, ये भी कहा है। दिसंबर में ये सब चीज़ें
नॉक दे रही थी। 12 जनवरी को राहुल गांधी, जो एक जिम्मेदार अखिल भारतीय राजकीय पक्ष, आज विरोधी पक्ष उसको बोला जाता है, उसके नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट पे वर्तमान भारत के जो आरोग्य मंत्री है, वो भी डॉक्टर है पेशे से, बिल्कुल, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि गांधी परिवार, उन्होंने खाली राहुल गांधी नहीं बोला, गांधी परिवार देश को डराने की कोशिश ना करे। ये सब दिसंबर जनवरी की बातें हैं। उसके बाद में 26 जनवरी का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद में वो विदेशी मेहमान बुलाए गए। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को फरवरी की 24 तारीख को अहमदाबाद में बुलाया गया। एमपी की सरकार के लिए वेट किया गया। ये सभी चीज़ें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का लक्षण है। WHO के वार्निंग देने के बावजूद भारत सरकार ने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें की, मैं फूलों पे इसलिए आ रहा हूँ बाद में। ये सब कोताही बरती इन्होंने 3 से 4 महीना पहले से, और इसके कारण आज इनको कभी ताली बजवानी पड़ रही, कभी मोमबत्ती लगवानी पड़ रही, कभी फूल डालने पड़ रहे, और आगे जाके कौन सा और नया ड्रामा करेंगे वो अलग बात है। असल में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, और ये बात मैं बहुत शुरू से बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी देश की जनता को मूर्ख समझ के चलते हैं। उनका भाषण, उनका बोलना, उनके जो भी निर्णय होते हैं, नोटबंदी से लेके लॉकडाउन से लेके हर तरह के, ये सभी निर्णयों के बारे में ये सिर्फ वन मैन शो है। न ये संसद को विश्वास में लेते हैं, न ये अपने मंत्रिमंडल को विश्वास में लेते, न अपने किसी कलीग को विश्वास में लेते। इनका अपना खुद के भीम से चलने वाला पूरा मामला है, और गैर जिम्मेदाराना मामला है। आप ही ने कहा कि मध्य प्रदेश, बिल्कुल, जब कोरोना भारत की भूमि पे आ चुका था, 1 से 1.25 लाख विदेश से लोग आ चुके थे भारत में, जिनको एयरपोर्टों के ऊपर ही क्वारंटाइन करके, चेक करके छोड़कर ये सब चीज़ों में मशगूल रहे। राजस्थान की भी सरकार को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद उनको लगा कि अब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश की सरकार को आनंद फानंद में बर्खास्त करना, डोनाल्ड ट्रंप को भारत लाना, दिल्ली का दंगा, और क्योंकि NRC मूवमेंट को इनको बेसिकली ख़त्म करना था, तो NRC मूवमेंट जो है नागरिकता विधेयक के खिलाफ की, तो कोरोना का ये पूरा जो मामला है उन्होंने इसको उस हिसाब से इस्तेमाल किया, एक हथियार के तौर पे। एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने ये सब चीज़ों के बारे में जो खुद ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो न उठाते हुए टाइम पास करते रहे, और बाद में अचानक 22 मार्च को एक दिन का क्या लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद में एक दिन छोड़ के फिर तुरंत क्या लंबा लॉकडाउन, फिर उसके बाद में और अभी दूसरा 15 मई तक का, और हो सकता अभी तीसरा चल और रहा है। तीसरा चौथा भी चलेगा, हो सकता जून महीने के बारिश तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 50,000 पेशेंट तो आज ऑलरेडी है, आंकड़ा हो ही गया है। भारत महाराष्ट्र उसमें का हाईएस्ट शेयर कर रहा है, 12 से 15,000 के आसपास महाराष्ट्र का है। नागपुर भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो ये जो पूरी एक तरह से गैर जिम्मेदाराना जो हेल्थ के सेक्टर में, और सबसे संगीन बात मैं आवाज़ इंडिया के बहाने पूरे भारत को कहना चाहूँगा, हेल्थ आरोग्य नाम का जो विषय है भारत सरकार के एजेंडे में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जो अभी कोरोना के बहाने कम से कम मैं दुआ करता हूँ, मैं आवाज़ इंडिया से अभी कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, हमारे बजट का, हमारे GDP का 1% भी, यानी 100 में 1 रुपया भी आरोग्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर भारत सरकार खर्चा नहीं करती है। ये विश्व का सबसे लोएस्ट शेयर है। बिल्कुल, हेल्थ जैसी बात जो सबसे संगीन बात होती है, नरेंद्र मोदी जी के संबोधन में जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, ये जो जुमला है ये मैं सुन के थक गया हूँ। तो अगर उनको जान की इतनी अगर परवाह है तो मैं उनको इस बहाने, क्योंकि वो नॉन मेडिकल के आदमी, इसलिए उनको समझ में नहीं आता होगा, उनको कई चीज़ें नहीं समझ में आती, इसलिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ के बारे में कम से कम वो डबल, ऐसे तो 3.5-4% होना चाहिए, लेकिन मैं तो इतनी गुजारिश करूँगा कि आज जो
बजट है उससे डबल भी कर दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ भारत का सरकारी हेल्थ सर्विसेज का ही काम चल रहा है। आज की तारीख में कोरोना के भय से प्राइवेट मास्टर्स ताला लगा के बैठ भाग चुके गए। हैं। कोई प्राइवेट बड़े बड़े जो अलग अलग नाम है, इंटरनेशनल जो ब्रांड आ चुके हैं भारत में, और उसके लिए वर्तमान सरकार भी जिम्मेदार है। अब तो ये रिलायंस जैसे उद्योगपति भी उतरने लग गए हेल्थ में, और सरकार अपनी हेल्थ से पल्लू छुड़ाना चाहती थी। कोरोना के संकट के बहाने मैं भारत सरकार को निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि भारत का हेल्थ वाला जो मामला है, पूरी हमारी हेल्थ की जो सर्विस है वो सरकार के हाथ में चली जानी चाहिए। मैं तो ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं आखिर सोशलिस्ट आदमी हूँ, प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करके पूरा आरोग्य सेवा जो है सरकार के हाथ में चली आनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट अस्पताल खुले हैं उनको भी सरकार ने अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और सरकारी अस्पतालों को अच्छा करने का काम, क्योंकि अब पोल खुल रही है। सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के अभाव में जो पोर रहा है हमेशा। नागपुर का मेडिकल कॉलेज तो कंपैरेटिवली पटना या किसी लखनऊ के इससे तो बेहतर ही है। गोरखपुर का तो 100 से ऊपर बच्चे मरने का इंसिडेंस तो बिल्कुल बहुत फेमस है। आदित्यनाथ सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर की बात है ये। तो इसलिए आरोग्य जैसा, हेल्थ जैसा महत्वपूर्ण जो हमारा जो विषय है उसमें भारत सरकार ने कभी गंभीरता से काम नहीं किया है। लेकिन कोरोना के संकट के बहाने भारत सरकार को ये एक तरह से चेतावनी है, क्योंकि भारत आरोग्य के बारे में बहुत ही इग्नोरेंट स्टेट है। और रामदेव बाबा जैसे और कई तरह के दाढ़ी छाप अन्य गेरुआ कपड़े पहनने वाले, जो जिसको क्वेक बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, और मराठी में जिसको वैदू बोलते, ऐसे लोगों को टीवी में ला ला के दुनिया भर के नुस्खे बताने का बंद करके रियल सेंस में बाबा साहब आम्बेडकर के कहने के अनुसार साइंटिफिक एटीट्यूड एप्टीट्यूड देश का होना चाहिए। तो कोरोना क्या, किसी भी बीमारी के ऊपर मात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपको रोकूंगा कि ये सब जो चल रहा है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हेल्थ पर जो है 1% है उसका डबल होना चाहिए, ये तो हम लोग कह रहे हैं चर्चा में, सिर्फ आप और हम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश इसको लेकर गंभीर हो गया है कि जब भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसके दरवाजे बंद है। सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी नहीं है। लोगों को थोड़ा खांसी या सर्दी भी हो जाए तो वो सरकारी अस्पताल में जाने की इच्छा नहीं रख रहे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से कुछ संक्रमण हो जाए, क्योंकि जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि उनके पास पीपीई किट नहीं है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं है। नर्स अपने वेतन को लेकर बाहर सड़कों पर उतर रहे हैं। सफाई कर्मचारी है उनको भी संक्रमण हो रहा है। पुलिस कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो संक्रमित है। ऐसे में जो चीज़ें दी जानी चाहिए थी कि कुछ इंसेंटिव देना चाहिए पुलिसों को, सफाई कर्मचारी को इंसेंटिव, पीपीई किट्स है, इक्विपमेंट्स है, ये सब जो चीज़ें डॉक्टर्स और नर्सेस को मुहैया करवानी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि इन सब चीज़ों को छोड़कर हमारा पूरा देश, हमारे पीएम और हमारी तीनों सेनाएं, ये काफ़ी गंभीरता से लेने की बात है कि हमारी तीनों जो सेनाएं हैं, कि हमारे जो वायुसेना के बेड़े हैं वो ऊपर से आकाश में आके फूल बरसा रहे हैं। हमारे जल सेना जो है, नेवी जो है वो रोशनाई कर रही है। स्थल सेना के जो बैंड है वो हॉस्पिटल में जाके बैंड बजा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो जिसको मैं नौटंकी कहूँगा? मैं जनरल फील्ड मार्शल मानेक शाह का कोटेशन बताना चाहूँगा जी। मानेक शाह ने विपिन रावत जैसे जनरलों को एक तरह से दी हुई सीख है जी। विपिन रावत शायद बच्चे होंगे जब मानेक शाह भारत के फील्ड मार्शल थे, और ये वही मानेक शाह जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश का युद्ध खेला गया है। भारत के एक जांबाज पुलिस मिलिट्री सर्वोच्च सेनापति का मैं कोटेशन बता रहा हूँ। सेना का कोई भी ऑफिसर जब राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक कदम उठा के व्यवहार करने लगता है तो ये बहुत संगीन बात है। उसने सेना छोड़कर सीधे राजनीति में चला जाना चाहिए, क्योंकि सेना वाला आदमी इस ढंग की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं है। उसने गंभीरता से भारत की रक्षा का
सेना का काम करना चाहिए। विपिन रावत ने ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है भारतीय सेना का, जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ खुद दोहरा चुके हैं, और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये अमेरिका से लेके पाकिस्तान से लेके हर जगह के सेना के लागू है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। लेकिन 15वीं शताब्दी में सेना का जन्म हुआ ऑफिशियली, बिल्कुल उसके पहले ऐसी भीड़ रहती थी, लेकिन ऑफिशियली सेना जो निर्माण की गई है नेपोलियन बोनापार्ट के उस युद्ध के बाद की ये बात है। और भारतीय सेना का तो खैर बहुत बात का निर्माण किया गया है, अंग्रेज़ों का उसका क्रेडिट जाता है, अन्यथा पहले तो राजे रजवाड़ों की छोटी मोटी सेनाएं थी। अंग्रेज़ों ने इस सेना का निर्माण करने के बाद में, और भारत के जो भी अलग अलग ऑफिसर्स बने हैं, सर्वोच्च पदों पे जो गए हैं, उनमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात मैं विपिन रावत जी को आवाज़ इंडिया के बहाने पहुंचाना चाहूँगा। वो ज़रूर देखें सुने कि वो सेना के कोड ऑफ कंडक्ट का ब्लंट वायलेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से अपना और कुछ काम करते बैठे, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलेंगे उस ढंग की बातें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, ये बहुत संगीन बात है। ये आने वाले दिनों के लिए भी बहुत संगीन बात है। सेना ने अपनी खुद की मर्यादा में रहना चाहिए, सेना ने सेना का ही अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करना चाहिए। कल फूलों की बरसाव वाला जो तमाशा किया गया, आपने जिन नर्सों का, जिन सफाई कर्मचारियों का, जिन डॉक्टरों का, जिन आरोग्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का आपने बात की है, उनको प्राथमिक चीज़ें मुहैया करना छोड़कर, उनकी प्रॉपर वेलफेयर की बातें करना छोड़कर फूल बरसाना, इस ढंग की बातें करना एक बचकाना हरकत है। मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस ढंग की बातें करके नरेंद्र मोदी लोगों का ध्यान मूल समस्या से हटवाना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना को लेके भारत में जो प्रॉपर प्रिवेंशन का काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज भी मैं फिर से ये कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि भारत में कोरोना के बारे में जितनी सजगता बरतनी चाहिए नहीं बरती जा रही है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को उठ छुटकर कभी थाली बजवाना, कभी मोमबत्ती, कभी फूल, और आगे चल के कुछ और भी तमाशा शायद करेंगे, लेकिन ऐसी नौटंकियाँ करके मुल्क नहीं चलता है। 135 करोड़ आबादी का देश है, 135 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। उस स्वास्थ्य के साथ में साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक ढंग से जूझना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर इलाज करना, फालतू की किट्स, बोगस किट्स मंगवा के कुछ लोगों को फेवर करने के लिए जानबूझ के उनको अपना ऐसी फर्म, जिन फर्मों का मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में कोई संबंध नहीं, आनंद फानंद में उन्होंने 1-2 दिन में ऐसी फर्म रात भर में तैयार करके उस ढंग का कोटेशन दे के वो सब काम किया है, और औने पौने दाम में वो किट्स सरकार के गले में मारी है। और उसमें से आप कल्पना कीजिए कि इस ढंग की बोगस किट्स से अगर कोई परीक्षण होता है और जिसको कोरोना नहीं उसको वो कोरोना बता की, जिसको कोरोना है उसको कोरोना नहीं बताएगी, कितना भयानक होगा आप इसकी कल्पना कर सकते क्या। आज 50,000 का आंकड़ा बता रहे, मुझे तो ये संशय आने लगा है कि प्रॉपर किट्स, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर चीज़ों के अभाव में मेरे ख्याल से ये आंकड़ा भी कम है, ये आंकड़ा अपर्याप्त है। प्रॉपर चीज़ें अगर की जाएंगी, साइंटिफिक ढंग से सही चीज़ें अगर की जाएगी, तो मेरे ख्याल से आंकड़े कुछ और आने वाले हैं। और सबसे संगीन बात, पूरा कंसंट्रेशन कोरोना पे चले जाने के कारण इस देश में जो अन्य बीमारियां, जो बीपी है, शुगर है, हार्ट है, टीबी है, जो कॉमन डिसीज जिसको बोला जाता है, उसके कारण मेरे खुद के परिचय के 1 डजन लोग मारे गए हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने ताले लगवा दिए। कोरोना हॉस्पिटल के कोरोना इलाज के कारण उस जगह पे सबका कंसंट्रेशन कोरोना के ऊपर है, और इस कारण जो अन्य बीमारियों के ऊपर जो ध्यान होना चाहिए वो लगभग नहीं के बराबर है। और इसलिए अन्य बीमारियों से मरने वालों के आंकड़े अगर देखे जाएंगे तो बहुत हैरानी करने वाले आंकड़े हैं। तो इस कारण पूरा के पूरा मामला कोरोना के ऊपर चले जाने के कारण अन्य बीमारियों की तरफ जो अनदेखी की जा रही है,
क्योंकि 135 करोड़ की आबादी में कई तरह की बीमारियों के शिकार लोग हमारे देश में हैं, और उनकी बीमारियों के बारे में जो इलाज होना चाहिए, उसके बारे में जो कदम उठाने चाहिए, दुर्दैव से उसके बारे में बहुत ही भयानक परिस्थिति है। तो ये परिस्थिति जो है इस पे चर्चा जारी रहेगी। अब जो देश की परिस्थिति है कोरोना से लेकर, उस पर चर्चा चल रही है कि जिस तरह से फूल बरसाए गए या जिस तरह से केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को जैसा चाहिए वैसी सहायता, जिसको हम हेल्प कहेंगे, हेल्थ सेक्टर में वो नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो मामला ठीक है, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की सरकारें परेशान है। सबसे मेन बात है संक्रमण के काल में लॉकडाउन हुआ। जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन, ये WHO भी नहीं कहता कि लॉकडाउन उसका पूर्णतः समाधान है। लॉकडाउन के साथ एक तो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, टेस्ट के आधार पर उसके कोरोना हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और इस तरह से पूरी प्रक्रिया के बाद आप कोरोना से निजात पा सकते हैं। नहीं पा सकते वो कल की बात है, लेकिन आज उसका ये करना चाहिए। लेकिन कोरोना से बड़ा मामला अभी इस देश में आगे चल के, क्योंकि तीसरे लॉकडाउन में हम आए हैं 17 तारीख के, एक बड़ा मामला है जो भूख का। ये मामला सदियों से देश में है, ऐसा नहीं कि ये संक्रमण काल है, लॉकडाउन है इसलिए लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, बाकी यूनो बता रही है कि 33 करोड़ लोग भूख से, ये खाना न मिलने के कारण रोज़ सो रहे हैं। और जो रोज़ लोग आज भूख से सो रहे हैं, कल जाके उनकी नींद भी ना जागे और रात भर में वो मर जाए भूख से। ऐसे केसेस सामने। फूड सिक्योरिटी का एक मसला था कि देश के हर नागरिक को देश फूड का सिक्योरिटी देगा। क्या हो रहा है इस मामले में? कुछ दिख नहीं रहा। ये लॉकडाउन के कारण, वैसे तो मैं सिनेमे वगैरह ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं भी घर में ही लॉक हूँ। तो सत्यजीत रे का पाथेर पंचाली मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा। पाथेर पंचाली ये भारत की सिनेमा की गौरव वाली सिनेमा माना जाता है। 1 लाख रुपए की बजट की मूवी है। मैंने देखी है वो। 1 लाख आज किसी कलाकार का मानदेय नहीं होता है। 1 लाख में रे बाबू ने ये बनाई हुई फिल्म है, और कल परसों ही उनका स्मृति दिवस था, इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। और कुछ क्रिटिक लोगों ने आरोप भी किया था कि वो भारत की गरीबी को बेच रहे। बिल्कुल। सत्यजीत रे की फिल्म भारत की गरीबी की ही केंद्र बिंदु में, एक वो परिवार है, वो जो अप्पू वाला जो घर है उसका ही केंद्र बिंदु में का पूरा है, कोई ज़्यादा लोकेशन भी नहीं है। ये क्लासिकल भारत का वर्तमान भी 50 साल पहले की सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली का आज भी आपको, हाँ सिर्फ कपड़े वपड़े थोड़े बदल गए हैं, थोड़े से किसी के हाथ में मोबाइल आ चुके हैं, कुछ थोड़ी सी और चीज़ें हो गई होगी, ये चपटे टीवी आ गए हैं, लेकिन गरीबी के मामले में भारत की कोई बहुत ज़्यादा तरक्की, मतलब हाँ कुछ आमिर जरूर बने हैं, कुछ ऐसे लोग हैं धन्ना सेठ कि जिनकी एसेट शायद दुनिया के कई लोगों से आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जो आम भारत है, आम भारतीय की गरीबी की अगर बात करेंगे तो वो तो वैसे ही बहुत खस्ता हाल थी। लेकिन कोरोना के बहाने जो इज्जत का फालूदा जो हो चुका है, आपने जिस भूख का वर्णन किया है, नागपुर के आप ही के जैसे अलग अलग पैकेट बांटने वाले एक मित्र का मैंने पोस्ट देखा कल परसों। वो रात को ये सब अनाज बांट के वापस आ रहा था, और उसको अंधेरे में कोई तो भी एक आवाज़ आ रही थी, मदद करो। तो उसने गाड़ी रोक के उतर के रोड के फुटपाथ की तरफ, कोई दाढ़ी वाला उम्र दराज आदमी, तो बहुत लज्जा से वो आंखों में आंखें भी नहीं डाल पा रहा था, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं तो पानी पी के चला ले रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है छोटे छोटे, 3 दिन से उनके पेट में अनाज नहीं है, उनका रोना मेरे से देखा नहीं जा रहा है। वो मित्र ने उनको गाड़ी में डाल के सबसे पहले उनको जो भी अनाज वनाज देना था वो अपने घर से कलेक्ट करके लाए, फिर उनके घर वो खुद भी गए, और जो घर का नज़ारा देखा तो उस मित्र ने लिखा, सुरेश जी मैं रात भर सो नहीं सका, मेरे सामने ही, मैं अपने शहर की बात बता रहा हूँ,
भारत के अन्य जगहों में, यह अभी कल वर्धा का रिपोर्ट है, 350-400 किलोमीटर वो बच्चा साइकिल चला के आंध्र तेलंगाना से आ गया, लेकिन इस धूप के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, शायद खाना भी नहीं खाया होगा, इसके कारण वर्धा में आके वो मर गया। वो छत्तीसगढ़ी कामगार था और उधर से आके, जो मैंने पहले भी कहा कि आनंद फानंद में लॉकडाउन करने के कारण कम से कम 4 से 5 करोड़ मजदूर देश भर में हैंगिंग पोजीशन में पड़े हुए हैं। और अब 1 महीने के बाद में गाड़ियों की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतनी बेहया, इतनी संवेदनहीन सरकार मुझे याद नहीं आ रही है कि 1 महीने के भीतर इन मजदूरों का क्या क्या हाल हुआ। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आगाह कर रहा हूँ, अब इन मजदूरों को कम से कम क्वारंटाइन करके, इन मजदूरों की पहले स्क्रीनिंग करके इनको गाँव में जाने देने का आप कम से कम इन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना के कैरियर्स है। क्योंकि ये हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सूरत से लेके, मुंबई से लेके, नासिक से लेके, जो इंडस्ट्रियल अलग अलग बेल्ट रहे उनमें जो पड़े हुए, इनके जो मैंने कैप्शंस देखे हैं वो दिल दहलाने वाले कैप्शंस है। और हेल्थ सेक्टर का आदमी होने के नाते मैं बार बार आगाह कर रहा था भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, गुजरात सरकार को, यूपी सरकार को, हर सरकार को, कि ये कोरोना के लिए भी बहुत भयानक है। जिस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की दावा आप सभी लोग कर रहे हो, लेकिन ये हजारों, सैकड़ों की संख्या में अनहाइजीनिक कंडीशन में इन मजदूरों को जो रखा हुआ है, ये जो पड़े हुए हैं कीड़े मकोड़ों के जैसे, ये कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। कोरोना कहीं ऊपर से उड़ के आता नहीं है। कोरोना एक मामूली सी सर्दी खांसी जैसी ही बीमारी है। वो सर्दी खांसी अगर आपकी कंट्रोल नहीं हुई तो वो जो आपका जो पानी है वो आपके लंग्स के भीतर चला जाता है और लंग्स ब्लॉक्स हो जाते हैं। कोई और दूसरी चीज़ नहीं है, प्लेग जैसी या और जैसी कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है। आप और मेरे को भी सर्दी खांसी, मैं तो कॉमन सर्दी खांसी का पेशेंट हूँ, हर किसी नई जगह पे गया तो मुझे थोड़ा बहुत हो जाता है, वो अलग बात है। 95% लोगों को ये होते रहता है, लेकिन यही नाक का पानी, यही थोड़ा सा गले का पानी अगर नीचे उतरते उतरते फेफड़ों में चले जाए, ये है कोरोना। और वो ब्लॉक करके ऑक्सीजन का ये बन जाता है, वो जगह ले लेता है और ऑक्सीजन का अभाव में वो पेशेंट मर जाता है। तो इस कारण ये जो मजदूर लाखों की संख्या में देश भर में जो पड़े रहे, और सबसे पीड़ा की बात प्रीतम जी, मैं आवाज़ इंडिया के बहाने कहना चाहूँगा, ऑफिशियल आंकड़ा 100 का है। बगैर कोरोना से भूख के कारण, पानी के कारण या अन्य कारणों से मरने वालों का आंकड़ा ऑफिशियली 100 का है। अनऑफिशियली अगर हम थोड़ा ठीक से जांच करेंगे तो कुछ और ज़्यादा संगीन आंकड़े निकल सकते हैं। भूख के कारण मरने वालों का भारत नया देश नहीं है। काला अंडी से लेकर हमारे बगल में अमरावती ज़िले में और हमारा गढ़चिरौली में कुपोषण के शिकार लोगों का हम बार बार रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं। हर समय में हमारे आदिवासी भाइयों के और वो भी मुख्य रूप से छोटे बच्चों का मृत्यु होने का मामला तो बहुत कॉमन है इस देश में। लेकिन कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो स्थिति बनाई गई है और उसके कारण जिन लोगों को रोज़गार नहीं, जिन लोगों की हैसियत नहीं, जो लोग इस ढंग का कुछ भी अपना 2 समय का खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते, ऐसे लोग, भूख के कारण मरने वालों का मामला, कोरोना का ये पूरा मामला जब ख़त्म हो जाएगा, और आपके चैनल को मैं विशेष रूप से गुजारिश करूंगा कि पोस्ट कोरोना ऑब्जर्वेशन का टूर आप लोग ऑल इंडिया का करो, क्योंकि बाकी के चैनल तो नरेंद्र मोदी जी के गुणगान करने में व्यस्त है, उन्हें तो कितना समय मिलेगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन आवाज़ इंडिया से मैं उम्मीद कर सकता हूँ, पोस्ट कोरोना भारत की क्या स्थिति है, मैं आप लोगों को भारत भर के कांटेक्ट देता हूँ। कहीं कहीं संभव हो तो मैं भी आपको खुद आके मदद करना चाहूँगा, लेकिन पोस्ट कोरोना का स्टडी होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद बहुत हैरानी वाले आंकड़े निकलने वाले हैं। अभी तो मीडिया का उतना पहुँच नहीं है,
अभी कई प्रतिनिधि जो है अखबारों से लेके आपके जैसे हर जगह जा नहीं पाते क्योंकि आवागमन की पाबंदी है। लेकिन जब ये पूरा खुल जाएगा, जब ये पता चलेगा, तब हम शायद और दूसरे शौक में चले जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति देश की बनाने के लिए वर्तमान सरकार भी जिम्मेदार है। इसके लिए जो प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने 26 जनवरी का कार्यक्रम करने में और मध्य प्रदेश और अन्य जगहों की सरकारें गिराने में जो समय किल किया, ये एक तरह का राष्ट्रीय अपराध है। कोरोना का संकट दस्तक दे रहा था, उसके बावजूद इन सब चीज़ों को अनदेखी करके अपना राजकीय स्वार्थ, अपनी इमेज बनाने के काम में वो व्यस्त रहे और भारत के जनता के, सामान्य जनता के आरोग्य के साथ, स्वास्थ्य के साथ एक तरह का उन्होंने खेल खेला है। और इसीलिए आज उनको फूल बरसाने का, मोमबत्ती जलाने का, तालियां बजाने का नाटक करना पड़ रहा है। एक बड़ी सी बात है कि जो मजदूर फंसे थे उनके लिए विशेष ट्रेनें लगाए जाने का दावा केंद्र सरकार ने दिया। बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि वो जो किराया है, रेल का किराया मजदूरों का है, वो उन स्टेट को देना है जिन स्टेट के वो मजदूर है। कुछ स्टेट वो देने के लिए अपर्याप्तता, जैसे बिहार हम देखा, बिहार के नीतीश कुमार जी है जो कहते हैं कि नहीं हम तो टिकट नहीं दे सकते। फिर 2 दिन पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो सुपुत्र है, वो कहते हैं कि हम सरकार अगर नहीं देती है तो हमारी पार्टी 50 ट्रेनों का किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मजदूरों को लाया जाए। आज की बात है, सोनिया गांधी खुद कहती है कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे पाती है तो कांग्रेस इसका पैसा देगी, लेकिन मजदूरों को अपने घर सुरक्षित ले जाए। स्टेट सरकारें हाथ ऊपर कर रही है, केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, स्टेट पर डाल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव आते हैं या सोनिया गांधी आती है, कांग्रेस आती है, अन्य कोई सामाजिक संस्थाएं आती है, तो ये जो सरकार का कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व है, ये कहा जाता है। आपका जो आखिरी शब्द है कल्याणकारी, जिसको अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, ये किसी भी सरकार की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। और मैं तो अभी मुख्यतः केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मानूंगा। राज्य की कौन सरकार है, कहाँ की, वो छोड़ दो। केंद्र सरकार दुनिया भर के आंकड़े, दुनिया भर के अलग अलग बजट क्या क्या बताती रहती है। बड़े बड़े धन्ना सेठों के लाखों करोड़ के कर्जे माफ़ करवाने की बात करती है, तो मज़दूरों को उनके घरों में पहुंचाने की केंद्र सरकार की क्या हैसियत नहीं है? लानत है ऐसी केंद्र सरकार को जो फूल उड़ाने में हेलीकॉप्टर का तेल खर्चा करवा रही है, जो अन्य चीज़ों करवाने में खर्चा करवा रही है, लेकिन भारत का, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मजदूर या कष्टकरी या श्रमिक, ये हमारे देश का एक तरह का रीढ़ की हड्डी है। और उस मजदूर को भारत सरकार का खुद का नैतिक दायित्व है। आवाज़ इंडिया चैनल के बहाने मैं भारत सरकार को विनती करूंगा कि ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अंतर भारतीय व्यवहार है। ये खाली किसी एक इंटरनल प्रदेश की बात नहीं है। उड़ीसा से लेके, बिहार से लेके देश के कोने कोने में लोग कहाँ से कहाँ पापी पेट के लिए जाते हैं। एक तो आज़ादी के 75 साल होने जा रहे, उसके बावजूद लोगों को उनके घरों में रोज़गार नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और उसके बावजूद वो देश के कोने कोने में रोज़गारों के लिए जाते हैं, और अब लॉकडाउन के कारण फंसे हैं, तो उनको इतना देर कर दिया। तो इसके लिए प्रायश्चित के तौर पे नरेंद्र मोदी जी बाकी चीज़ें करने के बजाय, आप अगर इतनी लोगों की तारीफ बटोरने का आपको अगर शौक़ है, तो मज़दूरों की भी तारीफ अगर लेनी है, तो आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एक भी मज़दूर को एक भी रुपया न लेते हुए उनको उनके घरों तक पहुँचाने का नैतिक दायित्व भारत सरकार का है, होना भी चाहिए। और ये काम भारत सरकार ने करना चाहिए। और उसके लिए सोनिया जी या तेजस्वी यादव या किसी और पार्टियों को पहल करनी पड़ती है, तो वर्तमान सत्ता में बैठी हुई सरकार को डूब के मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर गरीब हेडलाइंस में देख रहा है, पेपर में पढ़ रहा है कि 58,000 करोड़ रुपए 3 लोगों के माफ़ किए गए, जिसमें माल्या है, नीरव मोदी है, और जो योग सिखाते हैं बाबा, गेरुआ रंग
का कपड़ा पहन के, और अभी बहुत सारे कॉरपोरेट में उनका शुमार हुआ है, पतंजलि जो उनका है उद्योगपति बन गए। इनके कर्जे माफ़ हो जाते हैं और गरीबों के टिकट के जो 600 रुपये है, 500 रुपये है, 400 रुपये है, वो सरकार के पास नहीं है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? प्रीतम जी, नानों का खिलाफ बंगाल में आंदोलन में मैं भी गया हूँ जी, जिसको सिंगूर आंदोलन बोलते हैं। सिंगूर एक जगह है जहाँ पर नानों का प्लांट लगना था और उसके किसानों ने विरोध किया क्योंकि उनकी उपजाऊ ज़मीन थी और वहाँ कारखाना बनना था, तो इसलिए किसानों ने विरोध किया और हम भी उस आंदोलन में शामिल थे। तो वो नानों का प्लांट बंगाल से शिफ्ट होके गुजरात, और नरेंद्र मोदी ने खुद टाटा को कहा कि मैं गुजरात में ये प्लांट लगाने के लिए तैयार हूँ। टाटा पहला उद्योगपति है भारत का जिसने नरेंद्र मोदी की इस पहल के बाद में कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री का पैकेज है। प्रीतम जी, आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं देश को बताना चाहूँगा, भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी को भी सपने में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री का सपना आता था क्या? मुझे डाउट है। उस समय टाटा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पैकेज बोला है, और मैं अपने उस स्टेटमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली नरेंद्र मोदी अपने आप को कितना भी गरीबों का लड़का बताते हो, लेकिन वो भारतीय उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री है। वो भारत के गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है। टाटा तो एक नॉन फिगर हो गई, लेकिन अदानी नाम का, जिसका नाम गौतम अदानी है, गौतम अदानी आज से 15 साल पहले आप विकिपीडिया या गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, ये मुंबई में सोने चांदी के गहने बेचने की दुकान का एक मालिक था। आज ये आदमी भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में एक बना है और गौतम अदानी के ऊपर 100% वरद हस्त नरेंद्र मोदी का है। गौतम अदानी मेड बाय नरेंद्र मोदी। अंबानी समूह को मिसेस गांधी ने प्रश्रय दे के आगे लाया, लेकिन आज वो अंबानी पूरा के पूरा नरेंद्र मोदी की सेवा में लगा हुआ है। तो आज की तारीख में भारत का पूरा उद्योग जगत नरेंद्र मोदी के पैरों के पास में एक तरह से है, और इस कारण जिस मीडिया की आप बात कर रहे, उस मीडिया को 200 चैनल खरीद के नरेंद्र मोदी के भाटगिरी करने के लिए, नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए उन्होंने 2014 के पहले से ही लगा दिया। ये बात मुझे इसी नागपुर के एक कम्युनिस्ट नेता जिनका देहांत हो गया, AB बर्दन, उन्होंने मुझे खुद कही है। नांदेड़ में हम दोनों नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर एक कार्यक्रम के मेहमान थे, एक ही कमरे में ठहरे थे, तो उन्होंने मुझे गपशप में बताया, 2013 में बताया कि सुरेश, आपको पता है नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों ने कमर कस ली और 200 चैनल अकेले अंबानी ने खरीद के नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन करने का काम शुरू किया। और प्रीतम जी, जिस मीडिया की आप बात कर रहे थे, आज की तारीख में आपका आवाज़ इंडिया अगर अपवाद छोड़ दे और एक आधा NDTV जैसा थोड़ा अपवाद छोड़ दे, तो भारतीय प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टोटल नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में, नरेंद्र मोदी की सेवा में लगा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी ताली बजाने का कार्यक्रम करे, नरेंद्र मोदी कोई फूल बरसाने का कार्यक्रम करे, नरेंद्र मोदी के गंगा पूजन का कार्यक्रम करे, नरेंद्र मोदी कुछ भी हरकत करे, उस बात की पूरे देश को, जो नरेंद्र मोदी को भारतीय मीडिया को डायरेक्ट विज्ञान भवन में या प्रेस क्लब में जाके एड्रेस करने की हिम्मत नहीं है। 6 साल में उन्होंने अभी तक भारतीय मीडिया को डायरेक्ट एड्रेस करने का मुझे याद नहीं आता। सिलेक्टेड लोगों को लेके अपने घर में बैठ के कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट भारतीय प्रधानमंत्री का जो फर्ज होता है साल में 1-2 बार भारतीय मीडिया को एड्रेस करने का, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। लेकिन वो भारतीय मीडिया जिसको मैं गोदी मीडिया बोलता हूँ, वो गोदी मीडिया आज की तारीख में भारतीय सामान्य जनता के सवालों को हाईलाइट करने की जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में, जर्मनी में अडॉल्फ हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, डॉक्टर गोवेल्स उसका नाम था। ये डॉक्टर गोवेल्स वाला जो पूरा तंत्र था मीडिया वाला,
आज की तारीख में भारत में नरेंद्र मोदी हूबहू, क्योंकि अभी ये कल का फूल वाला इवेंट लीजिए, इतनी सी मामूली सी बात के लिए उन्होंने पूरे मीडियाओं की मीटिंग बुलवा के उनके द्वारा सबसे पहले कॉन्फ्रेंस में लेके और उसके बाद जो टेलीकास्ट करवाया, जैसा कोई देश का बहुत बड़ा ऐसा कोई इवेंट था जिसको टेलीकास्ट करवाने वाली बात थी। ये बहुत ही सस्ती, फुहड़, लो डिग्री की लोकप्रियता की एक मानसिकता का लक्षण है। और ये एक बीमार, एक ऐसी नार्सिस्ट जिसको साइकियाट्रिक की भाषा में अपनी खुद की इमेज में व्यस्त रहने वाला, मस्त रहने वाला आदमी, जिसको साइकियाट्रिक लोग नार्सिस्ट बोलते हैं। तो नार्सिज्म के शिकार प्रधानमंत्री के देश में हम लोग आज रह रहे। कोरोना जैसी बीमारी को भी वो अपनी इमेज बनाने में इस्तेमाल कर रहे, ये सबसे दुखद बात है। और भारतीय उद्योगपतियों का इतना बड़ा आंकड़ा, जिसको आज मेरे आंखों के सामने भी आने से मेरी आंखें फट जाती है, वो आनंद फानंद में माफ़ कर देते हैं। और एक जो खबर आप ही बता रहे हैं, अगर सचमुच इनकम टैक्स के ऑफिस में इस ढंग की अगर आग लगी है तो बहुत संगीन बात है प्रीतम जी, क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो इनकम वालों के ही होते हैं, गरीबों के नहीं होते। जिन गरीबों की बात हम आज इतनी पूरे अभी तक के समय से कर रहे थे, उन गरीबों का किसी का भी उसमें एक का भी नाम नहीं है, ना उनका उस ढंग का कोई रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड वाले लोग जो है, ये पूरे के पूरे भारत के वो धन्ना सेठ है जिनका ये पूरा रिकॉर्ड है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये भी बहुत संगीन बात है कि इस ढंग से भारत के एक महत्वपूर्ण विभाग के दफ्तर में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर इस ढंग का कुछ हुआ होगा तो इसकी जांच होनी चाहिए। और पीएम केयर फंड वाला जो फंडा है, हाँ, उस पे हम लोग आ रहे हैं कि अच्छा, ऑलरेडी जब दूसरा कोई अकाउंट था बिल्कुल तो है कि इसको प्रधानमंत्री 3 महीने पहले 2 महीने पहले एक नया कोष बनाना, एक ट्रस्ट बनाना, उसका खुद चीफ रहना और उसमें पैसे डालने का ये करना, इसकी विश्वसनीयता जो है वे कितना है? आज पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग भी लेकर निर्णय लेने का मुझे मालूम नहीं है, और इसके बावजूद पीएम केयर फंड वाली बात शुरू करवा के लोगों को उसमें पैसे डलवाने का अभियान मैंने पढ़ा, सुना, देख रहा हूँ। ये गैर जिम्मेदाराना बात है। प्रधानमंत्री राहत कोष रहते हुए 1952 के पहले चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री राहत कोष नाम की व्यवस्था की गई और उसी में पैसे जाते हैं। मुख्यमंत्री फंड होता है, उसी ढंग से प्रधानमंत्री भी कोष होता है। और उस प्रधानमंत्री कोष से दंगा पीड़ितों से लेके, बाढ़ पीड़ितों से लेके, कोई भी आपदा से लेके हर बात में पैसे जाने की, भेजने की व्यवस्था रहते हुए नरेंद्र मोदी जी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिस पर बार बार बहस होती है, बार बार मैं उंगली उठाता हूँ, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। उनका जो कार्यशैली का जो पूरा मामला है, पूरा के पूरा संशयास्पद है। पीएम केयर एक संशयास्पद चीज़ है और पीएम केयर को बनाने की वजह क्यों बनी? प्रधानमंत्री राहत कोष नाम की व्यवस्था रहते हुए भी ये मेरे लिए एक हैरानी की बात है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि और पीएम केयर फंड के लिए जो नाम दिए गए हैं, उसके जो नॉर्म्स बताए गए हैं, वो ऑडिट के इससे बाहर रहेगा, उसके ऊपर कोई ये नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर आरटीआई नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। और ऐसे फंड को इनकम टैक्स से भी राहत अगर बात है तो ये बहुत संगीन बात है। पहली बात तो प्रधानमंत्री राहत कोष रहते हुए पीएम केयर फंड करना ये बहुत ही संगीन बात है। कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी ऐसे कई संगीन निर्णय ले रहे जो इस देश के लिए घातक है, ये मैं बोल के रहूँगा। बिल्कुल, बहुत सारे निर्णय ऐसे रहे हैं केंद्र सरकार के और मोदी सरकार के कि ये बिल्कुल घातक निर्णय है, जिसमें सेना का इस तरह से पब्लिसिटी के लिए उपयोग में लाना, लोगों के, बड़े लोगों के कर्जे माफ़ करना, गरीबों की बिल्कुल सूद न लेना, और ये जो पीएम केयर फंड वाला है और उसको भी ऑडिट से बाहर रखना, उसको आरटीआई से बाहर रखना, ये पूरी तरह से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, ट्रांसपेरेंट नहीं है। इससे देश के लोगों में संभ्रम जा रहा है
और इसकी विश्वसनीयता जो है उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार जी थे, हमेशा वक्त देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। आपको भी बहुत धन्यवाद। समय समय पे आप लोग हमको अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं।